जो मेरी गर्दन से चिपकी हुई थी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे बस वैसे ही चिपके रहने दिया। यह पहली बार था जब मैं किसी बच्चे को सुला रहा था। मुझे ऑनलाइन पढ़े हुए पेरेंटिंग टिप्स याद आए, इसलिए मैंने धीरे से लिली को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाई। यह लिली के लिए भी पहली बार था जब वो अपने पिता की चौड़ी बाहों में सो पाई। पहली बार डैडी ने लिली को बेड टाइम स्टोरी सुनाई। डैडी के पहली बार लिली के लिए खाना बनाने से लेकर पहली बार उसे गिफ्ट देने तक, अब 2 और पहली बार जुड़ गए थे। लिली अंदर से बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी और गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जल्दी, लिली अभी भी गहरी नींद में थी। मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा, चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला और अपनी मॉर्निंग जॉग की तैयारी के लिए लिविंग रूम में चला गया। एक पल बाद मैंने देखा कि लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रखा ऑइंटमेंट का डिब्बा गायब हो गया था। मेरी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं और चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई। आज मैं बहुत अच्छे मूड में घर से निकला। जॉगिंग, शावर और फिर कुकिंग में मुझे 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आज ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मेरे पास एक और काम था, अपनी बेटी को जगाना। लिली मेरी कोमल आवाज से जाग गई। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और जैसे ही उसने मुझे देखा, छोटी बच्ची ने अपनी कोमल नन्ही बाहें फैला दी। साफ तौर पर वो चाहती थी कि डैडी उसे गोद में उठा लें। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे धीरे से उठाया, उसे नए कपड़े बदलने में मदद की और फिर उसे बाहर ले गया। उसका चेहरा धोने में मदद की। मैंने छोटे बच्चों की देखभाल करने के तरीके पर कई वीडियो देखे थे, लेकिन थ्योरी आखिरकार सिर्फ थ्योरी ही थी। जब मैंने इसे असल में ट्राई किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल था। उस छोटी बच्ची की बॉडी इतनी कोमल थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जरा भी जोर लगाऊं। इसलिए पूरी प्रोसेस बहुत अनाड़ी और अजीब थी, खासकर उसके बाल बांधते समय। मैं और भी ज्यादा बेबस हो गया था, हाथ पांव मारता रहा और आखिर में बस एक टेढ़ा मेढ़ा हेयर स्टाइल ही बना पाया। डैडी बुद्धू हैं, लिली ने आईने में अपने टेढ़े बालों को देखा और मुंह फुलाकर मुझे चिढ़ाने लगी। मैंने उसकी छोटी नाक चुटकी में भरी, जिससे लिली खिलखिला उठी। सेरेना बेडरूम से बाहर आई और बाप बेटी के बीच का ये प्यारा नजारा देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ब्रेकफास्ट लाने के लिए किचन में चली गई। शायद उसने खुद भी इस बात पर गौर नहीं किया कि किसी मोड़ पर उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए थे। हम तीनों ने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट खत्म किया। मैंने लिली को सेरेना के पास नहीं भेजा, बल्कि उसे सोफे पर ले जाकर प्रिंसेस वाला खेल खिलाता रहा। लेकिन इस बार लिली के साथ खेलते हुए मैंने धीरे से उसके नन्हे दिमाग में 1 से 10 तक के कुछ आसान नंबर्स डाल दिए। लिली की परेशानियों को जानने के बाद मैंने चुपके से एक प्लान बनाया था कि खेल खेल में उसे धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा। अब मेरी कैजुअल गाइडेंस में वो बहुत तेजी से कुछ चीजें याद कर रही थीं। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि जब से सेरेना कल वापस आई है वो बिल्कुल एक अलग इंसान लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वही खामोशी थी, लेकिन साफ तौर पर उसमें अब एक ऐसी हिम्मत स्पिरिट दिख रही थी जो पहले नहीं थी। जैसे अभी वो वापस बेडरूम में नहीं गई, बल्कि सोफे की दूसरी तरफ बैठकर अपने फोन के साथ खेलने लगी और बीच बीच में हमारी तरफ देख रही थी। ये एक अच्छा साइन था, जिससे मेरे दिल को काफी सुकून मिला। सेरेना फोन ऐप्स डाउनलोड कर रही थी और साथ ही बाप बेटी के बीच की बातचीत को भी ऑब्जर्व कर रही थी। अब तक उसने भी गौर कर लिया था कि मैं चुपचाप लिली को पढ़ा रहा हूं। वो खामोशी से देखती रही और उसके दिल में एक मिठास सी घुलने लगी। वो खुद भी काफी समय से अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पहले की पारिवारिक स्थिति की वजह से उनकी लाइफ इतनी मुश्किल थी कि उसके पास एक नॉर्मल माँ की तरह लिली को एजुकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। सेरेना ने अपनी नजरें हटाईं और फोन स्क्रीन की ओर देखा। ऐप्स डाउनलोड हो चुके थे। जैसे ही उसने अपने अकाउंट में लॉगिन किया, अनरीड मैसेजेस की बाढ़ आ गई। ये वही छोटी असिस्टेंट थी जिसने 2 साल पहले उसके साथ काम किया था, मिया पार्कर। उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में सिर्फ कुछ ही लोग थे। मेरे अलावा उसकी पुरानी कंपनी के कुछ लोग थे। मिया के मैसेजेस उसकी शादी के बाद से लेकर 2 दिन पहले तक लगातार आते रहे थे, जिनमें ज्यादातर यही पूछा गया था कि वो कैसी है। वो बस उनका जवाब नहीं दे पाई थी। इन सारे मैसेजेस को देखकर सेरेना के दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने तुरंत रिप्लाई किया, आई एम सॉरी मिया, मैं पहले तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकी। मैं अब ठीक हूं, चिंता मत करो। मैसेज भेजने के 2 सेकंड से भी कम समय में दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, सेरेना तुम आखिरकार जिंदा हो। मुझे लगा शादी के बाद तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। सेरेना, तुम्हें नहीं पता जब से तुम गायब हुई हो, कंपनी अफवाहों से भरी पड़ी है, खासकर वो घटिया रेबेका। पिछले 2 सालों में वो इतनी एरोगेंट हो गई है, हर किसी के सामने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रही है। कह रही थी कि तुम इसी के लायक थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मिया का मैसेज पढ़कर सेरेना ने अपने होंठ भींच लिए। रेबेका गलत नहीं थी, वो वाकई इसी के लायक थी। जब वो कंपनी में थी तो वो हमेशा रेबेका से बेहतर परफॉर्म करती थी। उसके जाने के बाद रेबेका का इस तरह बर्ताव करना स्वाभाविक था। हालांकि उसकी ये छोटी असिस्टेंट अभी भी पहले की तरह ही चुलबुली थी। मिया, तुम आजकल कैसी हो? क्या सब ठीक चल रहा है?
सेरेना ने मिया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी स्थिति के बारे में पूछा। मैं एकदम बढ़िया हूं, चिंता मत करो सेरेना, मैं वो कॉकरोच हूं जिसे कोई मार नहीं सकता। मुझे बस तुम्हारी बहुत याद आती है। उहू। सेरेना, क्या तुम वापस आ रही हो? सेरेना ठिठक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की चमक आई। क्या वो वापस जा रही थी? उसने मेरी ओर देखा, फिर लिली को देखा। एक पल बाद उसकी आंखों की वो चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। शायद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी याद आती है मिया, तो हम मिल सकते हैं। हाँ सेरेना, इस शनिवार मेरी छुट्टी है। सेरेना ने ये मैसेज देखा और आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने ट्विटर खोला। ट्विटर पर उसकी आखिरी पोस्ट अभी भी 2 साल पुरानी थी। जब उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था, तो उसके फॉलोअर्स जो कभी लाखों में थे, घटकर सिर्फ कुछ हजार रह गए थे। बॉट अकाउंट्स के अलावा अभी भी कुछ पुराने फैंस थे जो लगातार कमेंट करते थे और उसका हालचाल लेते थे। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ताजा एंटरटेनमेंट न्यूज भरी हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ पोस्ट एक ऐसे गाने के बारे में थी जो आजकल बहुत ज्यादा हिट हो रहा था। सिर्फ एक वीडियो से रातों रात 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला रहस्यमयी सिंगर। आखिर वो कौन है? सेरेना को काफी क्यूरियोसिटी हुई कि ये ट्रेंडिंग गाना कैसा है, इसलिए उसने टाइटल पर क्लिक किया। आर्टिकल में पोस्टर का रिव्यू था, जिसमें गाने की जमकर तारीफ की गई थी और नीचे एक लिंक दिया गया था। सेरेना ने लिंक पर क्लिक किया और स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। एक जानी पहचानी गिटार की धुन बजने लगी। फिर एक जानी पहचानी आवाज लिविंग रूम में गूंज उठी। लिविंग रूम में अचानक खामोशी छा गई और सिर्फ वो गाना तीनों के कानों में गूंज रहा था। मैंने अजीब महसूस करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। लिली ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, सेरेना की बाहों में दुबक गई और फोन स्क्रीन की ओर देखने लगी। सेरेना पूरी तरह दंग रह गई। ये जानी पहचानी आवाज, क्या ये वही गाना नहीं था जो उस दिन कमरे से आ रहा था? तो उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लिली पहले बोल पड़ी। उसने अपनी नन्ही उंगली फोन स्क्रीन की ओर उठाई, सेरेना की तरफ देखा। उसकी बड़ी आंखें क्यूरियोसिटी से भरी थीं। ये डैडी हैं, डैडी फोन के अंदर हैं। हाँ, ये डैडी ही हैं। सेरेना ने छोटी बच्ची का सिर सहलाते हुए जवाब दिया। अब उसे आखिरकार समझ आया कि मेरे पास घर के लिए फर्नीचर खरीदने के इतने पैसे कहां से आए थे। जब लाखों लाइक्स मिल चुके हों, तो जाहिर है पैसे तो होंगे ही। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा। उसके एक्सप्रेशन शब्दों से परे और पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड थे। अपनी मां की कंफर्मेशन मिलते ही लिली खुशी खुशी मेरी ओर दौड़ पड़ी। उसने अपने 2 नन्हे गोल मटोल हाथों से मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं। डैडी बहुत कोमल हैं। लिली को भी गाना गाना है और फोन के अंदर आना है। उन कोमल नन्हे हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करते ही मेरी नजरें पिघल गईं। मैंने भी अपने बड़े हाथों से अपनी बेटी का छोटा सा चेहरा थामा और प्यार से पूछा, क्या लिली को गाना पसंद है? क्या लिली को भी गाना पसंद है? लिली ने अपनी बड़ी आंखें घुमाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी चमकदार हो गई। हाँ, तो डैडी लिली को गाना सिखाएंगे। लिली के सीखने के बाद तुम भी फोन के अंदर गा सकती हो। ओके, लिली ने लगातार अपना छोटा सिर हिलाया, फिर खुशी खुशी मेरे गाल पर एक बड़ा सा किस किया। यह इनाम पाकर मैं खुशी से झूम उठा। उस छोटी बच्ची की प्यार भरी नजरों के सामने मैं अपना गिटार लेने के लिए स्पेयर रूम की ओर भागा। सोफे पर बैठकर मैंने गिटार पकड़ा और उसके तार ट्यून करने लगा। जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि सेरेना और लिली दोनों बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर मैंने गिटार के तार छेड़े। आज डैडी सिर्फ लिली के लिए एक बच्चों वाला गाना लिखेंगे। डैडी पहले लिली के लिए इसे एक बार गाएंगे। अगली बार डैडी एक लाइन गाएंगे और लिली डैडी के पीछे उसे दोहराएगी। ओके? लिली ने खुशी खुशी सिर हिलाया। उसके 2 नन्हे हाथों ने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। डैडी, लिली को ऐसे डैडी पसंद है। डैडी, क्या आप वापस वैसे नहीं बन सकते जैसे आप पहले थे? लिली की कोमल आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरी आंखें अचानक आंसुओं से धुंधला गईं। मैंने लिली को कसकर गले लगा लिया। हाँ, डैडी अब वैसे कभी नहीं होंगे। मेरी आवाज संकल्प, रिजॉल्व से भरी थी। सेरेना इस पल मेरे एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। अब तक वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाने में कामयाब रहा। मैंने गिटार एक तरफ रखा और लिली को अपनी गोद में बिठा लिया। लिली, चलो अब गाना सीखते हैं। डैडी एक लाइन गाएंगे और तुम डैडी के बाद गाना। ओके? ओके, लिली ने जल्दी से जवाब दिया। अगला कुछ समय बाप बेटी के लिए एक लेसन बन गया। मैं धीरे से एक लाइन गाता और लिली उसे फॉलो करती, हर लाइन सीखती। वाकई बच्चों के गाने बच्चों को ही गाने चाहिए। जब बोल लिली के मुंह से निकले तो वे मेरे गाने से कहीं ज्यादा बेहतर थे। पूरी सुबह लिविंग रूम हमारे गाने से गूंजता रहा।
हमें अपने सिंगिंग लेसन में डूबा देख सेरेना चुपचाप लंच बनाने चली गई। बस ये था कि उसकी कुकिंग साफ तौर पर मेरी तरह अच्छी नहीं थी। लंच के वक्त लिली ने जिद की कि अब से वो सिर्फ डैडी के हाथ का बना खाना ही खाना चाहती है। इससे सेरेना को जलन हुई। उसने छोटी बच्ची को एक नजर दिखाई और अंदर से उसे और भी बुरा लगा। एहसान फरामोश छोटी गद्दार। सिर्फ 2 दिन और ये पहले ही जीत ली गई। लिली ने बहुत जल्दी सीखा। सिर्फ 3 दिनों में उसने ओरिजिनल से भी बेहतर गाया। लिली की कड़ी जिद पर मैंने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वीडियो में लिली ने सिर पर बटरफ्लाई बोबो के साथ एक पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहनी थी। उसका नन्हा शरीर संगीत की धुन पर झूम रहा था, जो कि अविश्वसनीय रूप से प्यारा लग रहा था। फिल्माते समय मेरा चेहरा गर्व से चमक रहा था। यह मेरी बेटी है, मुझे बहुत गर्व है। सेरेना बगल से ये सब एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी। जब उसने अचानक मेरे एक्सप्रेशन देखे तो उसकी हंसी छूटते छूटते बची और उसे लगभग फंदा लग गया। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह देखा था। इन 3 दिनों में मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से सेरेना और मेरे बीच का रिश्ता काफी हद तक सुधर गया था। कम से कम सेरेना अब मुझसे खुद बातचीत शुरू कर रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 7 मेमोरीज अकाउंट का दूसरा वीडियो एक बच्चों का गाना होगा। ये अभी भी एक ओरिजिनल रचना थी और उतनी ही शानदार थी। जाहिर है इस बार वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो गया। सिर्फ एक दोपहर में इस पर 5 मिलियन लाइक्स आ गए और कमेंट्स की संख्या तो अविश्वसनीय थी। अगले दिन मैं अपनी मॉर्निंग जॉग खत्म कर ही चुका था। पसीना पोंछते हुए मैंने दरवाजा खोला और सेरेना को देखा। उसने वही नई स्पेगेटी स्ट्रैप वाली नाइट गाउन पहनी थी जो उसने खरीदी थी। वो बाथरूम से बाहर निकल रही थी। वो अभी अभी नहाकर आई थी और अपने बाल सुखा रही थी। गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। नाइट गाउन थोड़ा ढीला लग रहा था और उसके नीचे की गोरी त्वचा साफ झलक रही थी। ये दूसरी बार था जब मैंने उसे नहाने के बाद इस तरह देखा था। ये थोड़ा अजीब ऑकवर्ड था। हम दोनों फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। सेरेना ने अनजाने में अपना सीना ढका। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा, यहां तक कि उसके कान की लौ भी सुर्ख हो गई। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, फिर भी अभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नया नया डेटिंग करने वाला जोड़ा हो। गुड मॉर्निंग। सेरेना ने खुद को शांत करने की कोशिश की और मुझे विश किया। बेडरूम की ओर उसके कदम अनजाने में तेज हो गए। मॉर्निंग, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। सेरेना ने और कुछ नहीं कहा और किसी चीज से बचकर भागने की तरह बेडरूम में दुबक गई। मैं बेबसी में मुस्कुराया और बाथरूम की ओर जाते हुए गुनगुनाने लगा। नहाना, खाना बनाना और लिली को जगाना, ये 3 रोजाना के काम थे। सेरेना भी इसी पल बेडरूम से बाहर आई। उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। वो इतनी जवान और खूबसूरत लग रही थी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो 3 साल की बच्ची की माँ है। सेरेना को इस तरह देखकर मेरी आंखें अनजाने में चमक उठीं। मैंने सिर हिलाया। 20-22 साल के किसी इंसान में वैसी ही रौनक, वाइटैलिटी होनी चाहिए जैसी उसमें थी। बस वो अभी भी बहुत दुबली थी। अगर उसका शरीर थोड़ा और भर जाता तो वो यकीनन और भी खूबसूरत लगती। सेरेना अभी भी अंदर से थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी। उसके गाल हल्के लाल थे। यह पहली बार था जब उसने घर पर इस तरह का श्रृंगार किया था। उसे नहीं पता था कि वो अच्छी लग रही है या नहीं। उसने मुझे लिली का ख्याल रखते हुए देखा, फिर सहजता से डाइनिंग टेबल की ओर जाकर बैठ गई। अभी उसकी आंखें चमक उठी थीं, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी लग रही थी, है ना? रुको, वो उसकी राय की इतनी परवाह क्यों कर रही थी? सेरेना ने झुंझलाहट में अपने गाल फुला लिए। उसके चॉपस्टिक्स अनजाने में उसके बाउल में घूमने लगे। वो अपनी कमजोर इच्छा शक्ति पर खुद से नाराज थी। तभी लिली ने प्यार से पुकारा, मम्मी। फिर उसने अपना खास छोटा चम्मच उठाया और अपने सामने रखी सुनहरी बाजरे की खिचड़ी, मिलेट पॉरेज निकाली। क्या तुम आज हमारे साथ चल सकते हो? मैं सिर झुकाकर खाना खा रहा था जब अचानक मैंने सेरेना के शब्द सुने। मैंने सेरेना की ओर देखा, फिर सवालिया अंदाज में अपनी ही नाक की तरफ इशारा किया। सेरेना ने मेरी तरफ देखे बिना सिर हिलाया। सिर्फ उसके कान की लौ एकदम लाल हो गई थी। जरूर, मैंने फौरन जवाब दिया। तो खाना खत्म करने के बाद हम तीनों का पूरा परिवार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से सड़क की ओर निकल पड़ा। लोगों के मुड़कर देखने की दर 100% थी। हर कोई हमारे लुक्स पर फिदा था, साथ ही वे हैरान भी थे। कॉम्प्लेक्स में फरिश्तों जैसे खूबसूरत पड़ोसी रहते थे और उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लिली ने एक हाथ से डैडी का हाथ पकड़ा था और दूसरे से मम्मी का। दूसरे हाथ से उसने मम्मी का हाथ थाम रखा था। वो फुदकती हुई चल रही थी और उसका नन्हा चेहरा खुशी से काफी समय पहले ही खिल उठा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब वो भी दूसरे बच्चों की तरह एक ही समय में डैडी और मम्मी दोनों का हाथ पकड़कर बाहर जा सकेगी। इस पल लिली को महसूस हुआ कि उसकी खुशी इतनी बड़ी है कि उसे उस विशाल प्रिंसेस हाउस में भी समाना मुश्किल है। भले ही बाहर का मौसम थोड़ा गर्म था, उन तीनों के परिवार को इसका एहसास तक नहीं हुआ। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर कोई भी बता सकता था, हर कोई बहुत अच्छे मूड में था। रास्ते में मैंने एक टैक्सी रोकी।
पहले मैंने छोटी बच्ची को उठाकर पिछली सीट पर बिठाया, फिर बहुत ही जेंटलमैन तरीके से सेरेना को पिछली सीट पर बैठने दिया और उसके लिए दरवाजा बंद किया। मैं आगे की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आज हम शहर के सेंट्रल प्लाजा जा रहे थे। सेरेना और उसकी पुरानी छोटी असिस्टेंट ने वहां एक मिल्क टी शॉप पर मिलने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे और लिली के साथ आने की वजह पूरी तरह से ये थी कि मिया उस छोटी बच्ची को देखना चाहती थी, और पिछले 2 दिनों में वो नन्ही बच्ची मेरी छोटी परछाई बन गई थी। हर जगह मेरे पीछे पीछे घूमती थी। जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस उस छोटी बच्ची की वजह से साथ हो लिया था। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। यहां से शहर के बीचों बीच पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा का समय लगा। लिली लगातार सेरेना की गर्दन से चिपकी रही और बाहर तेजी से गुजरते नजारों को देखती रही। उस छोटी बच्ची के लिए इतनी दूर जाना पहली बार था। वो जो कुछ भी देख रही थी वो नया और रोमांचक था। ड्राइवर पहले तो पूरे परिवार के लुक्स देखकर दंग रह गया, फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि पिछली सीट पर बैठी छोटी बच्ची कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। इसलिए वो बीच बीच में मुझसे बातें करने लगा और मैं भी सहजता से उससे बात करता रहा। गाड़ी के अंदर का माहौल अब बोझिल नहीं था। गाड़ी जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सेंट्रल प्लाजा रिवरसाइड सिटी के डाउनटाउन का सबसे चहल पहल वाला इलाका था। ये उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मिया पार्कर काम करती और रहती थी। 2 साल तक अलग रहने के बाद वो आखिरकार सेरेना से फिर से मिलने वाली थी। मिया बहुत इमोशनल महसूस कर रही थी। उसने पहले ही मिल्क टी के कई कप खरीद लिए थे और वहां बैठकर दुकान के एंट्री गेट को घूरती रही। आप कह सकते हैं कि वो एक एक सेकंड गिन रही थी। सेरेना के साथ 1.5 साल तक काम करने के बाद दोनों बहनों की तरह करीब थीं। सेरेना ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। बस अफसोस इस बात का था कि सेरेना ने शादी कर ली थी। उसे आज भी समझ नहीं आता था कि सेरेना ने एक ऐसे आदमी के साथ रहने की जिद क्यों की थी जो इतना बेकार लगता था। वो इसे समझ ही नहीं पाई थी। उसने उस समय सेरेना को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था और सारी सलाहों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। मिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक उसने एक जानी पहचानी आकृति देखी जो एक फुदकती हुई छोटी बच्ची को लेकर दुकान के अंदर आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं और वो अपनी जगह से कूदकर हाथ हिलाने लगी। सेरेना, यहां! सेरेना ने आवाज सुनी और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे मिया पार्कर का लहराता हुआ हाथ दिखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आए बिना नहीं रह सकी। मिया वाकई नहीं बदली थी, अभी भी वैसी ही जिंदादिल और खुशमिजाज। उसके पास पहुंचते ही दोनों की आंखों में खुशी के साथ साथ आंसुओं की हल्की सी झलक थी। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद 2 बहनों का मिलना, दोनों ही अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही थीं। मिया ने सेरेना को गौर से देखा। उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसने सेरेना का हाथ पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। सेरेना, तुम कितनी दुबली हो गई हो। क्या वो आदमी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है? कहाँ है वो? मैं उसे मजा चखाऊंगी। सेरेना ने अपने होंठ भींचे, सिर हिलाया और मिया के साथ बैठ गई। फिर मिया के बोलने से पहले लिली को अपने बगल में बिठाया। मिया, चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूं। तुम बताओ, मेरे जाने के बाद क्या काम सुचारू रूप से चल रहा है? मैं भी बहुत अच्छी हूं। सेरेना, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया है। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेने लगी। लिली की बड़ी आंखें अपने सामने बैठी युवती को बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं। दोनों सहेलियां इतने लंबे समय के बाद मिली थीं। जाहिर है उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। थोड़ी देर गपशप करने के बाद मिया का ध्यान आखिरकार उस छोटी बच्ची की ओर गया। वो छोटी बच्ची उनके बगल में बैठी थी। बहुत ही शांत और संस्कारी लग रही थी। मिया सेरेना से बात करने में इतनी मशगूल थी कि उसने उसे करीब से नहीं देखा था। अब ध्यान से देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह सेरेना, क्या ये लिली है? यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। कितनी प्यारी है। मिया अपनी सीट से उठते हुए बोली और छोटी बच्ची के सामने झुककर बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका नन्हा चेहरा छुआ, फिर उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। वो छोटी बच्ची भी सेरेना की तरह ही बहुत दुबली थी। मिया अब अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। उस बेकार आदमी ने जरूर सेरेना और इस नन्ही जान के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। उसे याद था कि उस समय सेरेना कितनी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहती थी। अब हालात ऐसे कैसे हो गए? वो जितना इसके बारे में सोचती उतना ही उसे गुस्सा आता। अभी वो बस उस आदमी का सामना करना चाहती थी, इसलिए उसने सेरेना की ओर देखा। सेरेना, तुमने कहा था ना कि वो भी आ रहा है। कहाँ है वो? सेरेना भी मेरे प्रति मिया की कड़वाहट महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगर वो कहती कि वो बदल गया है तो इसका मतलब मिया को ये बताना होता कि वो पहले उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। वो नहीं चाहती थी कि दूसरों को इस बारे में पता चले, खासकर मिया को जो उसके लिए एक बहन की तरह थी। वो बस अजीब तरह से मुस्कुरा सकी। लिली को आइसक्रीम चाहिए थी।
वो उसके लिए खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है। मिया ने स्वाभाविक रूप से सेरेना के हाव भाव देखे और अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी सेरेना हमेशा से कोमल और शालीन रही थी, अब उस कोमलता और शालीनता में डर, टिमिडिटी भी जुड़ गया था। वह इसे साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। बच्ची को डराने के डर से मिया बस ठंडी आह भर सकी और अपनी सीट पर वापस बैठ गई, लेकिन मन ही मन उसने दांत पीस लिए। वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। सेरेना, मिया बोलने ही वाली थी कि अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें धीरे धीरे पैनी हो गईं और वो मिल्क टी शॉप के गेट की ओर देखने लगी। सेरेना ठिठक गई, उसके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। उसे लगा कि मैं आ गया हूं और इसीलिए मिया का बर्ताव बदल गया है। वो मुड़कर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक काफी तीखी आवाज आई। मिया पार्कर, तुम्हारे पास मिल्क टी पीने का समय है? क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें सौंपा था? रेबेका, क्या तुम्हारा काम हो गया? आज छुट्टी का दिन है। मिया का चेहरा किसी चिढ़ी हुई बिल्ली की तरह बिगड़ गया। वो बोलने वाली को घूर रही थी। सेरेना पीछे मुड़ी और आखिरकार देखा कि कौन आया है। वो एक छरहरी महिला थी। उसने बेसबॉल कैप पहनी थी, चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसकी संकरी आंखों से अहंकार, एरोगेंस झलक रहा था। सेरेना को देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वो रेबेका थी। सेरेना थोड़ी दंग रह गई। उसकी पुरानी कंपनी की उभरती हुई स्टार, जो उसी की तरह वोकल आर्टिस्ट थी। बस फर्क इतना था कि उस समय रेबेका हमेशा सेरेना की छाया में ही रही थी। जब सेरेना कंपनी में थी तो वो हमेशा उसे प्यार से सेरेना दी कहकर बुलाती थी, लेकिन इंसान के जाते ही चाय ठंडी हो जाती है। सेरेना इस सिद्धांत को समझती थी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। ओ, क्या ये सेरेना नहीं है? क्या तुम्हें घर पर एक अच्छी पत्नी और मां बनकर नहीं रहना चाहिए? तुम यहाँ मिया को ढूंढने क्या कर रही हो? रेबेका की आंखों में मजा था, लेकिन उसके शब्दों में उपहास मौकरी भरा था। वो बस शॉपिंग के लिए निकली थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात मिया और सेरेना से हो जाएगी। सेरेना कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसके बगल में खड़ी मिया गुस्से में भड़क उठी। रेबेका, अपने काम से काम रखो। आज काम का दिन नहीं है। यहाँ अपनी कड़वाहट फैलाना बंद करो। सेरेना, चलो यहाँ से। यहाँ एक पागल कुत्ता बिना वजह भौंक रहा है। इससे सिर्फ हमारा मूड खराब होगा। मिया के बोलने के बाद उसने लिली को उठाया और जाने के लिए सेरेना का हाथ पकड़ा, लेकिन रेबेका ने पहले ही उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें कुछ काली पड़ गई थीं। उसने सेरेना की ओर देखा। उसके होठों के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए। अरे बाप रे सेरेना, तुम इतनी दुबली क्यों हो? क्या जिंदगी अच्छी नहीं चल रही? अगर हालात खराब हैं तो बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ दान चैरिटी दे सकती हूँ। आखिर मैं बहुत दयालु जो हूँ। देखो मिया को, अब वो मेरे नीचे छोटा मोटा काम, ग्रंट वर्क कर रही है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, है ना? क्यों मिया? मिया का चेहरा सख्त हो गया। वो चुपचाप रेबेका को घूरती रही। सेरेना अचानक मिया की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। मिया रेबेका के नीचे छोटा काम कर रही थी? क्या उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो अभी भी किसी की असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है? और वो काम सुचारू रूप से चल रहा था। ग्रंट वर्क का मतलब था शारीरिक मेहनत वाला काम। कंपनी मिया से इस तरह का काम कैसे करवा सकती थी? लेकिन अभी सवाल पूछने का समय नहीं था। सेरेना वापस मुड़ी, लेकिन अब रेबेका की ओर उसकी नजर में गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खुद को परेशान किया जाना वो बर्दाश्त कर सकती थी और उसे जाने दे सकती थी, लेकिन मिया को परेशान किया जाना ऐसी चीज थी जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकती थी। वो बोलने ही वाली थी कि मिया पहले बोल पड़ी। कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट महीने के अंत में खत्म हो रहा है। मैं तब स्वाभाविक रूप से इस्तीफा दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि कोई बहुत ऊंचा न चढ़ जाए और फिर बहुत बुरी तरह न गिरे। अगर सेरेना वापस आती है तो कोई शायद अपने बुरे सपनों से चीखते हुए जागेगा। ये सुनकर रेबेका ठिठक गई। उसके मन में वाकई सेरेना को लेकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आखिरकार सेरेना 1.5 साल तक उस पर भारी पड़ी थी। रेबेका जल्दी से हंसी और तिरस्कार के साथ सेरेना की ओर देखने लगी। वापस आएगी? हा, ये मेरे द्वारा सुना गया अब तक का सबसे मजेदार जोक है। कौन सी कंपनी एक ऐसी वॉशआउट कलाकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हिम्मत करेगी जिसके साथ एक बच्चा भी है? बच्चों की बात करें तो सेरेना, तुम्हारा बच्चा दिखने में बुरा नहीं है। तुम उसे नई पीढ़ी की स्टार बनाने पर विचार कर सकती हो। रेबेका ने अपमानजनक भाव के साथ कहा, यहां तक कि उसने गर्व से लिली का गाल चुटकी में भरने के लिए हाथ भी बढ़ाया। रुको, अपना गंदा हाथ दूर हटाओ। मैं गारंटी देती हूं कि अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें बिना आंसुओं के रुला दूंगी। 2 आवाजें एक साथ गूंजी। एक सेरेना की थी, दूसरी आवाज एक भारी मर्दाना आवाज थी जो मिल्क टी शॉप के गेट की तरफ से आ रही थी। वो मैं था। मैं तेजी से सेरेना के सामने आया, अपने हाथों की आइसक्रीम उन तीनों को थमाई और फिर सेरेना और लिली को अपने पीछे ढाल की तरह छिपाते हुए रेबेका की ओर मुड़ा। मेरी आवाज ठंडी थी। तुम कौन हो? रेबेका चौंक गई और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई।
लेकिन उसने खुद को संभाला और मुझे गौर से देखने के बाद अचानक हंसने लगी। ओह, तो ये वही बेकार पल्लू पकड़ू कैप्टमैन पति है। मुझे लगा कोई जरूरी इंसान होगा। तो तुम हो क्या? तुम सरेआम किसी को मारना चाहते हो? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सेरेना की ओर देखा। मेरी आंखों में सवाल था, जैसे मैं सेरेना से पूछ रहा हूं कि ये बदतमीज औरत कहां से आई है। यह मेरी पुरानी कंपनी की सिंगर है। मैंने भी यहां इससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरे लोग शायद मेरे गुस्से से न डरे, लेकिन सेरेना थोड़ा डरी हुई थी। सेरेना को इस तरह देखकर मेरा माथा और ठनका और मैंने मन ही मन फिर एक आह भरी। मैं वापस मुड़ा और रेबेका की ओर तिरस्कार से देखा। सिंगर? सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना और न ही मैं तुम्हें जानता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम हमारा रास्ता रोक रही हो। कृपया एक तरफ हट जाओ। मैंने बहुत गंभीरता से बात की। मेरे शब्द पूरी तरह से विनम्र थे, लेकिन रेबेका के कानों में वे बहुत चुभने वाले थे, इसलिए उसकी आवाज और भी तीखी हो गई। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम रोजाना स्टारलाइट बॉय के चेज और ब्रैंडन के पीछे लगे रहते थे, उन्हें हमेशा ड्रिंक्स पिलाते थे। अब तुम यहां मेरे सामने बड़े बन रहे हो। चेज, ब्रैंडन। मैंने इन दो नामों के बारे में ध्यान से सोचा और आखिरकार याद आया कि वे कौन थे। वे उस बॉय बैंड के सदस्य थे जिसमें ये पिछला मालिक हुआ करता था। ग्रुप छोड़ने के बाद वापसी करने की चाहत में उसने वाकई में उनका पक्ष लेने के लिए उन्हें अक्सर ड्रिंक्स पिलाई थीं। बस इतना था कि उन्होंने उसे कभी घास नहीं डाली। हालांकि वे सब चीजें उसने पहले की थीं। उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तुम्हारे बताए उन दो लोगों को भी नहीं जानता। शुक्रिया, लेकिन एक समझदार कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। अगर तुम अब भी तमाशा करती रही तो सिक्योरिटी को बुलाने के लिए मुझे दोष मत देना। सेंट्रल प्लाजा रिवरसाइड सिटी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर था। वे निश्चित रूप से यहां किसी को हंगामा करने की इजाजत नहीं देते। रेबेका का गला रुंध गया। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा और मन ही मन मुझे कोसने लगी, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी बनकर एक तरफ हट गई। मैंने सेरेना को अपने पीछे खींचा, फिर मिया को पीछे आने का इशारा किया और सीधे बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही हम रेबेका के पास से गुजरे, उसने अचानक सेरेना से बात की। ओह, कितनी शर्म की बात है। कोई अब गाना नहीं गा सकता। सेरेना, मेरा नया गाना महीने के अंत में हार्मनी रिकॉर्ड्स पर रिलीज होगा। हा हा। रेबेका ये कहकर खुशी से हंसने लगी। सेरेना उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी? रेबेका की वो घमंडी आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। मिया का तो अभी बस यही मन था कि वो झपटकर उसे एक थप्पड़ जड़ दे। वो साफ तौर पर जानती थी कि सेरेना को गाने से प्यार था और अब वो नहीं गा सकती थी। ये कहना वाकई बिना चाकू के कत्ल करने जैसा था। मेरे कदम भी रुक गए। मैंने रेबेका को एक गहरी नजर से देखा और फिर बिना किसी भाव के बाहर की ओर चलना जारी रखा। सेरेना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपने होंठ भींच लिए। हालांकि इसी पल अचानक एक मासूम नन्ही आवाज गूंज उठी, बिल्कुल साफ और दृढ़। मम्मी आपसे बेहतर गाती हैं। आप एक गंदी आंटी हैं। वो लिली थी। उसने अपना नन्हा हाथ हिलाया। उसके होंठ फुलाए हुए थे और चेहरा गुस्से से भरा था। मम्मी वाकई बहुत खूबसूरत गाती थीं। लिली ने पहले मम्मी को लोरी गाते सुना था। वो है डैडी से भी बेहतर गाती थीं। हर कोई दंग रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि छोटी बच्ची अपनी मां के बचाव में बोलेगी। उस पल मैं भी सिर्फ एक सेकंड के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराया और छोटी बच्ची का सिर सहलाया। बहुत अच्छे, वाकई डैडी की बेटी हो। अपनी मम्मी से कहीं ज्यादा मजबूत, जो वहां पंचिंग बैग बनी खड़ी है। मैं अंदर से थोड़ा गुस्से में था, लेकिन जैसे ही लिली बोली, वो गुस्सा तुरंत बादलों में उड़ गया। मेरी आंखों और दिल में अब सिर्फ यह छोटी बच्ची थी। रेबेका के रिएक्शन की मुझे कोई परवाह नहीं थी। दोपहर तक हम उस प्यारी बच्ची को एक रेस्टोरेंट में ले गए। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और स्टाफ के स्वागत के बीच सबसे पहले अंदर चला गया। सेरेना और मिया बातें करते हुए पीछे पीछे आ रही थीं। मिया साफ तौर पर मुझे पसंद नहीं करती थी। वो बिना वजह मुझे घूर रही थी। अगर पहले मेरा प्रदर्शन ठीक ठाक न रहा होता तो वो इस आदमी को पहचानने तक की जहमत नहीं उठाती। सब बैठ गए। मैंने सेरेना और मिया को मेनू थमाया। उन्होंने कुछ साधारण डिशेज ऑर्डर की। मैंने कुछ ऐसी डिशेज जुड़वाईं जो लिली को पसंद थीं। फिर मेनू सर्वर को वापस कर दिया। सेरेना अभी भी मिया से बात कर रही थी। पहले रास्ते में कुछ ऐसा था जिसे लेकर वो चिंतित थी, लेकिन पूछ नहीं पाई थी। अब जब वे आखिरकार बैठ गए थे और आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, तो उसने मिया का हाथ थामा और आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो वो पूछना चाहती थी। मिया, तुम रेबेका के लिए ग्रंट वर्क क्यों कर रही हो और मिस क्लेयर कहाँ हैं? वो अब क्या कर रही हैं? मिस क्लेयर सेरेना की पूर्व मैनेजर थीं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी और उन्होंने उसके साथ अपनी बेटी जैसा बर्ताव किया था। सेरेना का सवाल सुनकर मिया अपना दुख नहीं छिपा सकी। तुम्हारे जाने के बाद मिस क्लेयर को कुछ ही समय बाद निकाल दिया गया था। उन्होंने लंबे समय तक काम ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उनकी मां बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
उन्हें उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुकना पड़ा, इसलिए वो सिर्फ एक हाउसकीपर, घर की साफ सफाई करने वाली के रूप में ही काम ढूंढ सकी। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि मिस क्लेयर के हालात इतने खराब हो जाएंगे। उसकी आंखें थोड़ी धुंधला गईं, जैसे वो काम के दौरान मिस क्लेयर की उस फुर्तीली छवि को देख रही हो। दोनों खामोश हो गईं और माहौल थोड़ा भारी हो गया। मिस क्लेयर का जिक्र होने के बाद सेरेना और मिया की भूख भी मर गई थी। खाना खाने के बाद मिया ने सेरेना से थोड़ी और बात की और फिर जल्दी में निकल गई। सेरेना का मूड लगातार गिरता जा रहा था। असल में हम तीनों ने आज दोपहर लिली को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसका मन खेलने का नहीं था। मैंने सहज रूप से उसका मूड भांप लिया। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में चुप रहा। सच तो ये है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि उस वक्त सेरेना पिछले मालिक से शादी करने के लिए इतनी पागल क्यों थी। सेरेना घर जाना चाहती थी, वो अकेले में कुछ शांति चाहती थी, लेकिन जब उसने लिली की आंखों में वो उम्मीद देखी तो वो उसे निराश नहीं कर सकी ताकि लिली का दिल न टूटे। हम तीनों फिर भी अम्यूजमेंट पार्क गए। छोटी बच्ची बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब वो किसी अम्यूजमेंट पार्क में आई थी। उसने मेरा हाथ खींचा। अंदर जाने की होड़ में थी, उसे रोकना नामुमकिन था। इस समय सेरेना ने भी अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि लिली को एक दुखी मां के साथ अम्यूजमेंट पार्क की अपनी पहली यात्रा याद रहे। हमने पहले हिंडोला कैरोसेल की सवारी की, फिर लिली को स्नेल स्क्वाड राइड पर ले गए। उसके बाद हमने कई और आकर्षणों का आनंद लिया और देखते ही देखते आसमान धीरे धीरे काला हो गया। अम्यूजमेंट पार्क रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा और हमारी आंखों के सामने परी कथा जैसा एक महल धीरे धीरे उभर आया। इस महल के दिखने ने तुरंत लिली का ध्यान खींच लिया। वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। उसकी बड़ी आंखें अचरज से भरी थीं। शायद वो भी सोच रही थी कि क्या एक दिन वो भी किसी राजकुमारी की तरह एक महल में रह सकेगी। आखिरी सवारी विशाल जायंट फेरिस व्हील थी। इस फेरिस व्हील के एक केबिन में 2 लोग फिट हो सकते थे या 3 लोग एक केबिन साझा कर सकते थे। जब मैं लिली को गोद में लेकर सेरेना के साथ अंदर बैठा तो वो मेरी बाहों में गहरी नींद सो चुकी थी। अगर अभी आतिशबाजी फायरवर्क्स का शो बाकी न होता तो सेरेना और मैं उस छोटी बच्ची को पहले ही घर ले जा चुके होते। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये सेरेना का भी अम्यूजमेंट पार्क में पहला मौका था और खासकर फेरिस व्हील पर उसकी पहली सवारी थी। उसकी जिज्ञासु आंखें केबिन से बाहर देख रही थीं, उसकी नजरें चमक रही थीं। वो खिड़की के बाहर देख रही थी जबकि मैं उसे देख रहा था। शायद उसे मेरी नजर का एहसास हुआ। उसके कान की लौ धीरे धीरे लाल हो गई और उसने शर्माते हुए मेरी ओर देखा। ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। ये थोड़ा अभिभूत करने वाला था। एक पल बाद महल के चारों ओर से लगभग एक साथ आतिशबाजी आसमान में छूटने लगी। जैसे ही पटाखे फटे, मैंने सेरेना के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान देखी। वो उसके दिल की गहराइयों से निकली मुस्कान थी। मैं पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। फेरिस व्हील भी धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंच गया था। अब आतिशबाजी और भी साफ दिख रही थी और सेरेना की मुस्कान और भी दिलकश थी। अब तुम्हें पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। पटाखों के शोर के बीच मेरी आवाज काफी धीमी थी। सेरेना ने साफ नहीं सुना। उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। आसमान में शानदार आतिशबाजी देखता रहा। तुम बहुत कोमल हो। ये अच्छी बात नहीं है। लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें अब पहले की तरह डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम गाना चाहती हो। मुझे ये भी पता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम करना चाहती हो। चिंता मत करो, मैं लिली का ख्याल रखूंगा। इससे पहले कि सेरेना कोई जवाब दे पाती, मैंने अपना चेहरा वापस घुमाया तो देखा कि उसके चेहरे पर आंसुओं की 2 लकीरें चमक रही थीं। उसने अपने होंठ भींचे हुए थे और बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और पेचीदगी थी, जैसे वो मुझे उनमें डुबो देना चाहती हो। मैं तुरंत सतर्क हो गया। सब कुछ ठीक था। वो अचानक क्यों रो रही थी? तुम कौन हो? सेरेना मुझे घूरती रही। उसकी बादामी आंखें धुंधली हो गईं। उसकी साफ आवाज तेज नहीं थी, लेकिन मेरे दिल पर एक गूंज की तरह लगी। मैं सुन्न रह गया। हवा में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया, जैसे पटाखों की आवाज भी गायब हो गई हो। काफी देर बाद मैं आखिरकार उसकी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया, फिर अपना मुंह खोला। मेरी आवाज अचानक थोड़ी भारी हो गई थी। मैं जेम्स रिवर्स हूं। सेरेना मुझे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अचानक किसी डरी हुई हिरणी की तरह बेतहाशा धड़कने लगा। मेरा जवाब कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने सुबकते हुए मेरी साफ और चमकदार आंखों में देखा और उसके आंसू अचानक और तेजी से गिरने लगे। उसने अपने घुटनों को गले लगा लिया और अपना सिर उनमें छिपाकर धीरे धीरे सिसकने लगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक अनाथालय में एक छोटी बच्ची थी। वह बहुत डरपोक थी, लेकिन उस अनाथालय में हमेशा उससे 1 साल बड़ा एक लड़का था जो उसकी रक्षा करता था। एक दिन कुछ बड़े लड़कों का समूह उसे परेशान कर रहा था।
उस लड़के ने उसे अपने पीछे छिपा लिया और उसे जरा भी चोट नहीं लगने दी। उस पल उस छोटी बच्ची की नजरों में वो 1 साल बड़ा लड़का उसका पूरा आसमान था। लेकिन बाद में वो लड़का गायब हो गया, जब तक कि वो छोटी बच्ची बड़ी नहीं हो गई, उस लड़के से दोबारा नहीं मिली और अपनी इच्छा के अनुसार उससे शादी नहीं कर ली। ये सुनकर मैं कुछ हद तक दंग रह गया। अब मुझे आखिरकार कुछ चीजें समझ आने लगी थीं। सेरेना ने अपना सिर उठाया, उसकी आंसू भरी आंखें धुंधली थीं और वो पूरी तरह से अकेली और दयनीय लग रही थी। उसने आखिरकार अपने दिल का राज खोल दिया था। उसकी जिद को कोई नहीं समझ पाया। सबको लगा कि वो इसके लायक नहीं थी, सिर्फ वो खुद इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि वो इसके काबिल थी। लेकिन परिणाम इतना भयानक रहा कि उसने अनगिनत बार पछतावा किया, जब तक कि मैं अब प्रकट नहीं हुआ। ये काफी था। सेरेना अब खुद को और नहीं रोक सकी। वो सीधे मेरी बाहों में समा गई, लिली के साथ जगह के लिए मुकाबला करते हुए, और धीरे धीरे सिसकने लगी। लिली जाग गई, उसकी आंखें नींद से भरी थीं। वो हैरानी से अपनी माँ को अपनी जगह लेते देख रही थी। वो नन्ही बच्ची सिर्फ एक पल के लिए ठिठकी, फिर खुशी खुशी एक हाथ डैडी के गले में और दूसरा मम्मी के गले में डाल दिया और हम दोनों के गालों पर किस किया। आज लिली की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मैंने अपनी बाहों में माँ बेटी को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जिंदगी एक बेहतर दिशा में बढ़ रही थी। ये काफी था, हालांकि कुछ योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होगी। आतिशबाजी धीरे धीरे थम गई और फेरिस व्हील धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। फेरिस व्हील से उतरने के बाद सेरेना तुरंत मेरी बाहों से अलग हो गई। उसका पूरा व्यवहार तुरंत उसी ठंडक में लौट आया जो उसने मुझे पहले दिखाई थी। क्या ये संभव था कि जो व्यक्ति अभी मेरी बाहों में रो रहा था वो कोई भूत था? सेरेना अंदर से बहुत घबराई हुई थी, यहां तक कि लिली को पकड़ने वाली उसकी बाहें और कस गईं। उसे अपने कान की लौ और गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। वो अभी इतनी देर तक मेरी बाहों में रही थी और एक जवान लड़की की तरह मेरी गोद में इधर उधर दुबक रही थी। कितना शर्मनाक था। ये सोचकर सेरेना के कदम अनजाने में तेज हो गए, जैसे वो किसी रेस में तेज चल रही हो। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये औरत अचानक इतनी ऊर्जावान कैसे हो गई। मुझे उसकी रफ्तार के साथ चलने के लिए जॉगिंग करनी पड़ी, जब तक कि हम अम्यूजमेंट पार्क के गेट से बाहर नहीं आ गए। ये देखकर कि सेरेना का रुकने का कोई इरादा नहीं है, मुझे उसे पुकारना पड़ा। हे, क्या तुम पैदल घर जाने का सोच रही हो? चलो यहां से टैक्सी लेते हैं। तभी सेरेना रुकी, सड़क के किनारे खड़ी रही, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। जब हम घर पहुंचे तो मैं लिली को कमरे में ले गया और बाहर आने से पहले उसे सुला दिया। सेरेना पहले से ही बाथरूम में हाथ मुंह धो रही थी। मैं रुका नहीं और सीधे किचन की ओर चल दिया। उसने दोपहर के खाने में भी ज्यादा कुछ नहीं खाया था। अब वो जरूर भूखी होगी। ये सोचते हुए मैंने फ्रिज में हाथ पांव मारे और आखिर में कुछ साधारण नूडल्स बनाने का फैसला किया। सेरेना वाकई बहुत भूखी थी। दोपहर में उसका खाने का मन नहीं था। दोपहर भर वो खेलती रही और फिर शाम को रोई भी थी। अब वह भूख से बेहाल थी। उसने बस सादे पानी से अपना चेहरा धोया और बाहर जाकर कुछ खाने का ढूंढने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि मैं पहले से ही किचन में व्यस्त था। सेरेना का दिल अचानक भर आया। वो सहजता से सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें लगातार पीछा कर रही थीं। किचन में खड़ी वो लंबी कदकाठी कितनी हैंडसम है। सेरेना ने अचानक ये सोचा और अगले ही पल उसने अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज उसे क्या हो गया था? वो पहले से ही एक माँ थी, फिर भी एक जवान लड़की की तरह व्यवहार कर रही थी। सेरेना, तुम और भी ज्यादा शर्मिंदा होती जा रही हो। आओ खा लो। मैं नूडल्स का तैयार बाउल बाहर लाया और उसे सोफे पर देखा। वो खुद किसी नूडल की तरह सिमटी हुई थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस धीरे से पुकारा। मेरी आवाज सुनकर सेरेना का शरीर साफ तौर पर थोड़ा तन गया। फिर उसने सहजता से अपने चेहरे से हाथ हटाए, सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल की ओर चल दी। शुक्रिया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर झुकाकर वह खाने लगी। कुछ ही देर में सेरेना ने नूडल्स का पूरा बाउल खत्म कर दिया, यहां तक कि सूप की एक बूंद भी नहीं छोड़ी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी, लेकिन उठी नहीं, बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही जब तक कि मैंने खाना खत्म नहीं कर लिया और बर्तन साफ करने के लिए खड़ा नहीं हो गया। वो कुछ घबराते हुए खड़ी हुई और पहले टेबल से बर्तन झपट लिए। सफाई मुझे करने दो। उसकी आवाज अभी भी बहुत धीमी लेकिन बहुत सुखद थी, तो वो पूरे समय मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे बहस नहीं की। हम सब एक ही परिवार थे। मुझे नहीं लगा कि हमें इतना औपचारिक होने की जरूरत थी। जब मैं गर्म पानी से नहाकर बाहर आया तो सेरेना पहले ही बेडरूम में जा चुकी थी। मैंने लिविंग रूम की लाइटें बंद की और जल्दी से अपने बेडरूम की ओर चल दिया। इस दुनिया में आने के बाद से आज मैं सबसे देर से सोया था। सुबह के 6 बजे बज चुके थे। जल्दी जागने वालों ने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी थी। मैं अभी भी हमेशा की तरह समय पर जगा। जॉगिंग, नहाना धोना, खाना बनाना और लिली को जगाना सब एक बार में हो गया।
तब तक सेरेना भी जाग चुकी थी। गाल थोड़े लाल थे जब वो लिविंग रूम से बाथरूम की ओर हाथ मुंह धोने के लिए गई। क्या तुम अभी भी गाना जारी रखना चाहती हो? मेरी आवाज सुनकर सेरेना थोड़ा ठिठक गई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं बाथरूम के दरवाजे के फ्रेम से सटकर अपना फोन पकड़े हुए खड़ा था, चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। एक पल बाद उसकी कोमल आवाज आखिरकार मेरे कानों तक पहुंची। हाँ, बस एक शब्द, कोई और सफाई नहीं। सेरेना के दिल में उसकी वर्तमान जिंदगी पहले से ही ऐसी थी जिसकी उसने पिछले 2 सालों में कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की थी। जहां तक गाने की बात थी, वो एक दूर का सपना था जिसे सिर्फ अपने दिल में ही दफन किया जा सकता था। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाया और अपना फोन लेकर स्पेयर रूम में वापस आ गया। मैंने सर्च करने के लिए अपने अकाउंट के प्राइवेट मैसेजेस खोले। मेरे प्राइवेट मैसेजेस बहुत पहले ही भर चुके थे। जब से पहला वीडियो पोस्ट किया गया था, मैंने बस एक सरसरी नजर डाली थी और फिर चेक करना बंद कर दिया था। अब मैं जो ढूंढ रहा था उसे पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने शांति से स्क्रीन को स्क्रॉल किया और धैर्यपूर्वक प्रत्येक मैसेज को फिल्टर किया। आखिरकार मेरी आंखें अचानक चमक उठीं और मैंने एक प्राइवेट मैसेज खोला। उसकी सामग्री को देखते हुए, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट आपको हमारी टीम में शामिल होने के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से आमंत्रित करता है। आपकी संगीत प्रतिभा के साथ हम कम से कम समय में आपको एक टॉप टियर सुपरस्टार बना देंगे। मैसेज के अंत में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की संपर्क जानकारी थी। मैंने अब और देर नहीं की, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का संपर्क नंबर दर्ज किया और कॉल कर दिया। फोन केवल कुछ ही बार बजा और उठा लिया गया। रिसीवर से एक गर्मजोशी भरी महिला की आवाज आई। हेलो, नमस्ते, कृपया कौन बोल रहा है? हेलो, नमस्ते, मेरे अकाउंट का नाम 7 मेमोरीज है। मुझे आपकी कंपनी से एक इनविटेशन मैसेज मिला है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अभी बात करने का यह सही समय है? उसी समय मेट्रो सिटी में स्थित एपेक्स मुख्यालय में एंजेला लिन ने कॉल रिसीव किया। उनके हाव भाव थोड़े हैरान करने वाले थे। फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ और उसके बाद उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। हेलो मिस्टर 7 मेमोरीज, क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या आप हमारे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में शामिल होने के इच्छुक हैं? एंजेला अंदर ही अंदर बहुत खुश थीं, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। लेकिन मेरे जवाब ने एंजेला को थोड़ा दंग कर दिया। हेलो डिप्टी डायरेक्टर यांग, मुझे खेद है, मेरा फिलहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिंगर की सिफारिश करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी कंपनी इसमें दिलचस्पी रखेगी। ये सुनकर एंजेला थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वो 7 मेमोरीज को चाहती थीं, वो शख्स जो अपनी खुद की प्रसिद्धि के साथ आया था, जिसके 2 गाने इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। मिस्टर 7 मेमोरीज, बात यह है, मैं सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर हूं। अगर आपकी प्रतिष्ठा के साथ आप शामिल होना चाहते तो मैं ये फैसला पूरी तरह से अपने दम पर ले सकती थी, लेकिन अगर कोई और है तो मुझे डर है कि मेरे पास तुरंत सहमत होने का अधिकार नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका हैं। इसके अलावा मैं उनके लिए संगीत लिखूंगा। साथ ही अगर आपकी कंपनी को भविष्य में गानों की जरूरत होगी तो मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग राइटर बन सकता हूं। हालांकि निश्चित रूप से कुछ शर्तें होंगी। किसी को भी मेरे पास गाने लिखवाने के लिए मत भेज देना। मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखूंगा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। अगर आप सहमत हैं तो हम आगे के विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? फोन पर आवाज बहुत कोमल थी। एंजेला को ये ऑफर लुभावना लगा, लेकिन फैसला लेना अकेले उनके हाथ में नहीं था। उन्हें अभी भी अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना था। मिस्टर 7 मेमोरीज, ये ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला मैं अकेले कर सकूं। ऐसा करते हैं, मुझे कंपनी के साथ इस पर चर्चा करने दें और फिर मैं आपको बताती हूं। चाहे बात बने या न बने, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद मैंने दरवाजा खोला और स्पेयर रूम से बाहर निकला। लिली अभी भी अपने खिलौनों के साथ शांति से खेल रही थी, धीरे धीरे अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही थी। सेरेना हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर मैंने सवालिया अंदाज में सेरेना की ओर देखा, लेकिन पाया कि सेरेना भी उलझन में मेरी ओर देख रही थी। सेरेना और मैं दोनों अनाथ थे। इस घर में अरसे से कोई मेहमान नहीं आया था, तो फिर ये कौन हो सकता था? दस्तक जारी रही और तेज होती गई। जाहिर है बाहर खड़े व्यक्ति को कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो और जोर लगा रहा था। मैं दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बाहर वाले व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर कहा, लिटिल रिवर्स, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम घर पर हो। ये तुम्हारा दोस्त चेज है। क्या तुम हमें रोजाना मैसेज करके ड्रिंक्स के लिए नहीं बुलाते? हम अब यहाँ हैं। तुम्हारा दोस्त ब्रैंडन भी यहाँ है। खोलो। उन 2 कर्कश आवाजों को सुनकर मेरा चेहरा पूरी तरह से उतर गया। सेरेना के हाव भाव और भी बदल गए। उसकी भौहें तन गईं और वो नफरत से दरवाजे की ओर देखने लगी। लिली ने कब के अपने खिलौने छोड़ दिए थे और भागकर सेरेना की गोद में दुबक गई थी।
उस जोरदार दस्तक ने उसे डरा दिया था। मैंने सिर घुमाया और इत्तेफाक से ये नजारा देखा। मेरा चेहरा और भी काला पड़ गया, यहां तक कि उसमें एक हिंसक मर्डरस तेवर आ गया। मैंने इतने दिन लाड़ प्यार से मनाकर आखिरकार अपनी नन्ही राजकुमारी का दिल जीता था, और इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह डराने की। अक्षम्य। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें भगाने के लिए हाथ हिलाया। चलो बाहर बात करते हैं। चेज और दूसरे वाले को संभलने का मौका दिए बिना मैंने दोनों को एक एक हाथ से पकड़ा और बाहर खींच लिया। जब तक चेज और ब्रैंडन को समझ आता कि क्या हो रहा है और वे आजाद होने के लिए संघर्ष करते, उन्हें पता चला कि मेरी ताकत अजीब तरह से बहुत ज्यादा थी। वे चाहे जितना भी हाथ पैर मारते, बच नहीं पाए। मैं उन्हें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गलियारे तक घसीटते हुए ले गया और फिर उन्हें छोड़ दिया। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चेज और ब्रैंडन के चेहरे लाल हो गए थे। उन्होंने रेबेका से पक्का वादा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन अभी मेरी ताकत ने उन्हें डरा दिया था। उन्होंने फिलहाल कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हम तुम्हें ढूंढते हुए क्यों आए? चेज के बात खत्म करने के बाद ब्रैंडन ने, मानो इस डर से कि मैं मना कर दूं, जल्दी से बात आगे बढ़ाई। हम तुम्हें वापस बॉय बैंड में शामिल होने का न्योता देने आए हैं। क्या तुम हमेशा से वापस नहीं आना चाहते थे? तुमने तो यहां तक कहा था कि सेरेना ने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हारी वापसी में मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सेरेना को तलाक देना होगा। कैसा लगा? सीधा सा सौदा है। मैंने उन पर एक नजर डाली। बात खत्म? तो अब दफा हो जाओ। तुम दोनों को देखना ही बदकिस्मती है। मुझे तो अपना नाश्ता बाहर आने जैसा महसूस हो रहा है। जाकर अपने बॉस से कह दो कि सेरेना से दूर रहे, वरना वो। इतना कहने के बाद मैं इन दो बेवकूफों के मुंह नहीं लगना चाहता था। मैं मुड़ा और वापस चल दिया। मुझे जाते हुए देखकर चेज और ब्रैंडन के चेहरे कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहे थे। उन्होंने सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन इसके बजाय उन दोनों ने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। लेकिन ब्रैंडन पहले ही पैसे ले चुका था और अब भी परेशान था। चेज, क्या उसे ऐसे ही जाने दे? चेज ने चिढ़कर जवाब दिया। और क्या करें? वो अजीब था। वो अचानक किसी दूसरे इंसान की तरह इतना ताकतवर कैसे हो गया? चलो वापस चलते हैं। चूंकि ये काम नहीं बना तो हमें बाद में कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। ब्रैंडन फुसफुसाते हुए ढीला पड़ गया और वे दोनों मुड़कर चले गए। जहां तक मेरी बात है, मैं आराम से वापस घर आ गया। घर पर माँ बेटी ने मुझे देखा और दोनों ने राहत की सांस ली। वे चले गए। वे अब वापस नहीं आएंगे, मैंने धीरे से कहा और लिली को गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया। मुझे लिली के साथ आराम से खिलौनों से खेलते देख सेरेना आखिरकार वापस मुड़ी और सिर झुकाकर खाना खाने लगी। घर का खुशनुमा माहौल पहले जैसा हो गया। हम तीनों ही इस छोटी सी घटना को जल्दी भूल गए। हमारी तरफ के विपरीत चेज और ब्रैंडन बेहद निराश थे। उन्हें अभी अभी मेरी तरफ से अपमानित होना पड़ा था, और फिर रेबेका ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उन दोनों ने रेबेका को गारंटी दी थी कि वे मुझे मना लेंगे, लेकिन उन्हें सीधे बाहर निकाल दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। इसने उनके मन में मेरे लिए नफरत और बढ़ा दी। देर दोपहर में सेरेना लिली को लेकर किराने का सामान खरीदने बाहर गई। मैं घर पर अकेला था, तभी मुझे एंजेला का फोन आया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से वही गर्मजोशी भरी महिला की आवाज आई। मिस्टर 7 मेमोरीज, हमारी चर्चा पूरी हो गई है। जिस व्यक्ति की आपने सिफारिश की है वो कंपनी में शामिल हो सकती है। हालांकि उच्चाधिकारी अभी भी आपकी रचना कॉम्पोजिशन क्षमताओं को और अधिक देखना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सुविधाजनक होगा। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत कहा, रचना? जरूर। मेरा जवाब सीधा और स्पष्ट था। मेरे दिमाग में एक पूरी दुनिया की संस्कृति समाई हुई थी। जाहिर है मैं उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। एंजेला अंदर ही अंदर थोड़ी चिंतित थी, लेकिन 7 मेमोरीज को इतनी आसानी से सहमत होते सुनकर वो खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वो इस मामले के लिए दिन भर भागदौड़ कर रही थीं। उन्हें उनके बनाए 2 गाने सच में पसंद आए थे। उन्हें 7 मेमोरीज की प्रतिभा पर भरोसा था, लेकिन उच्चाधिकारियों को अब भी संदेह था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि उन्हें ये 2 गाने बनाने में कितना समय लगा था। उनके हिसाब से शायद उन्होंने इन 2 गानों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत लंबा समय लिया हो। अगर 7 मेमोरीज इस मुद्दे को सुलझा देते तो कंपनी को उन पर कोई संदेह नहीं रहता। मिस्टर 7 मेमोरीज, क्या हम व्यक्तिगत रूप से विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं? आपको अभी भी मौके पर ऑन द स्पॉट रचना करने के लिए यहां आना होगा। एंजेला ने बहुत ईमानदारी से बात की। वो भी इस रहस्यमयी शख्स से मिलना चाहती थीं और देखना चाहती थीं कि वो वास्तव में कैसा दिखता है। अपने वीडियो में भी उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने घर पर एक पल के लिए सोचा, अपनी बेटी की देखभाल करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था, इसलिए मैं आसानी से तैयार हो गया। जरूर। कब? कहां? मेट्रो सिटी। यदि संभव हो तो कल का दिन सबसे अच्छा रहेगा। आखिरकार
आपके लिए भी ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। एंजेला को ऐसा कहते सुनकर उस महिला के प्रति मेरी धारणा और बेहतर हो गई। आखिरकार बहुत कम लोग दूसरों के बारे में इस तरह सोचते हैं। ज्यादातर लोग कंपनी के हितों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, फिर कल ही करते हैं। 7 मेमोरीज को इतनी जल्दी सहमत होते देख एंजेला ने भी राहत की सांस ली। उनकी आवाज अब काफी हल्की हो गई थी। फिर जब आप निश्चित समय तय कर लें तो मुझे मैसेज कर दें इसी नंबर पर। कल मैं आपको समय पर लेने आ जाऊंगी। फिर टेक्स्ट के जरिए संपर्क में रहते हैं। गुड बाय। मैं सहमत हो गया। फोन रखने के बाद मैंने मेट्रो सिटी के लिए उड़ानों की तलाश शुरू कर दी। मैंने आखिरकार कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट बुक कर ली। मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सेरेना लिली को घर लेकर आई, उसने मुझे गहरी नींद में सोता हुआ देखा। उसने तुरंत अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और धीरे से लिली को चुप कराया। सेरेना चुपचाप किराने के थैले लेकर किचन में चली गई। लिली सोफे के पास आई और धीरे से मेरी बाहों में दुबक गई। अपने सपने में मुझे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटी बिल्ली मेरे चेहरे पर बार बार रगड़ रही हो। उसके मुलायम नन्हे पंजे मेरे चेहरे को थपथपा रहे हों, जो अवर्णनीय रूप से आरामदायक था। अचानक उस छोटी बिल्ली ने अपने दोनों नन्हे पंजों से मेरी नाक बंद कर दी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई और मैं झटके से जाग गया। लिली की खिलखिलाहट मेरे कानों में गूंज उठी। तो ये मेरी नन्ही राजकुमारी थी। डैडी, खाने का समय हो गया। मैं मुस्कुराया। अचानक महसूस हुआ कि इस तरह का जीवन वास्तव में कितना शानदार है। मेज पर कुरकुरे स्टिर फ्राइड पोर्क की एक प्लेट, सौते किए हुए आलू की एक प्लेट और टमाटर अंडे के सूप का एक कटोरा था। ये सब बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। सेरेना किचन से बाहर आई। उसके हाथों में चावल के 2 कटोरे थे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने देखा कि तुम सो रहे हो और जाग नहीं रहे हो, इसलिए मैंने आगे बढ़कर डिनर बना लिया। ये तुम्हारे हाथ के खाने जैसा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे चखा है और स्वाद ठीक है। मैंने लिली को गोद में लिया और खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। रंग, खुशबू और स्वाद सब कुछ मौजूद है। बस इसे देखकर ही मुझे भूख लग रही है। मेरी तारीफ सुनकर सेरेना को थोड़ी शर्म महसूस हुई। पूरे परिवार ने साथ मिलकर खाना खाया। मैंने सेरेना की ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे कल एक यात्रा पर जाना है। मुझे अभी पक्का नहीं पता कि वापस आने में कितने दिन लगेंगे। सेरेना ने अचानक मुझे ये कहते सुना और उसका खाना गले में अटक गया। वो लगातार खांसने लगी। मैंने घबराकर उसे एक नैपकिन थमाया। मेरे चेहरे पर चिंता थी। सेरेना ने नैपकिन लिया। मेरा अचानक ये कहना कि मुझे जाना है सुनकर उसे वाकई थोड़ा अकेलापन, लॉस्ट महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी कि उसे पूछना चाहिए या नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। साफ तौर पर अभी 1 हफ्ता पहले ही वो भाग जाना चाहती थी। अब ये सुनकर कि मुझे बाहर जाना है, वो सहज रूप से हिचकिचाहट, रिलक्टेंस महसूस कर रही थी। इसके बजाय लिली ने पूछा, डैडी कहाँ जा रहे हैं? लिली ने मुंह फुला लिया। उसका चेहरा उदासी से भरा था। डैडी मम्मी के लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। इस तरह अब से तुम मम्मी को अक्सर गाते हुए सुन सकोगी। क्या इससे तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी? लिली अभी छोटी थी। वो नहीं जानती थी कि नौकरी क्या होती है। उसकी यादों में उसने अक्सर मम्मी को गाते सुना था, इसलिए वह बहुत खुश थी। मम्मी लिली के लिए हमेशा गाएंगी। संतुष्ट होकर मैंने उसका छोटा सिर सहलाया। फिर सेरेना की ओर देखा। मुझे माफ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हारे लिए ये फैसला लिया। लिली ने कहा कि तुम्हें गाना पसंद है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें वाकई पसंद होगा। इससे पहले चीजें तय नहीं थीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब कंपनी ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। अगर यह काम बन गया तो तुम ठीक से अपनी वापसी कर सकती हो और गाना जारी रख सकती हो। सेरेना ने सहजता से मेरी ओर देखा। हम दोनों का आमना सामना हुआ और सेरेना की आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल हो गए। शुक्रिया जेम्स, मुझे गाना बहुत पसंद है, मैंने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें ये पसंद है उतना ही काफी है। अगले दिन मैंने मेट्रो सिटी के लिए फ्लाइट ली। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मुझे मेट्रो सिटी का उत्साह महसूस हुआ। मैंने भीड़ में उन लोगों की ओर देखा जो साइन बोर्ड लिए खड़े थे और अपना नाम ढूंढने लगा। आने से पहले मैंने एंजेला के साथ समय तय कर लिया था। वो मुझे एग्जिट पर लेने आने वाली थीं। वहां इतने सारे लोग साइन बोर्ड लिए खड़े थे कि मुझे काफी देर तक ढूंढना पड़ा। उनमें से ज्यादातर अपने पसंदीदा सितारों का स्वागत करने वाले प्रशंसक थे। अंत में मेरी नजर एक बिजनेस सूट पहने लंबी महिला पर पड़ी। वाकई एक परिपक्व और प्रोफेशनल व्यक्तित्व। आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज उनके लुक से पूरी तरह मेल खाती थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। नमस्ते, क्या आप डायरेक्टर यांग हैं? मैं 7 मेमोरीज हूं। मेरा असली नाम जेम्स रिवर्स है। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। एंजेला ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी।
वो जानती थीं कि मैं युवा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र का होऊंगा इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। इसके अलावा मेरा चेहरा पूरी तरह से एक स्टार बनने के काबिल था। एंजेला ने सोचा कि अगर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके तो कितना अच्छा होगा। हाँ, मैं एंजेला लिन हूं। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही यहां पहुंची हूं। एंजेला ने एक प्रोफेशनल मुस्कान दी। इस तरफ आइए, यहां बहुत भीड़ है। मेरी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में है। अभी खाने का समय है, तो चलिए पहले कहीं चलकर कुछ खाते हैं। बातचीत के बाद हम एक स्थानीय स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में पहुंचे। एंजेला ने ऑर्डर दिया और खाने का इंतजार करते हुए वो मुख्य मुद्दे पर आईं। मैं आपको मिस्टर रिवर्स ही कहूंगी। मिस्टर रिवर्स, आप इस बार वास्तव में किसकी सिफारिश कर रहे हैं? कोई नया कलाकार या कोई पेशेवर गायक? क्या डिप्टी डायरेक्टर यांग ने सेरेना हेस का नाम सुना है? वो पहले एक गायिका थीं, लेकिन बाद में उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी थी। इसे उनकी वापसी कमबैक माना जाएगा। एंजेला ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने पहले सेरेना के गाने सुने थे। 2 साल पहले वो एक उभरती हुई स्टार थीं। उनकी आवाज वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन एंजेला के परेशान होने की वजह ये थी कि उस समय सेरेना के रिश्ते का खुलासा हो गया था, जिससे उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा उनका बॉयफ्रेंड जाहिर तौर पर कोई बेकार सा पल्लू पकड़ू केप्ट मैन था। एंजेला ने सोचा कि ये मामला संभालना बहुत पेचीदा होगा। फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैं उन्हें जानती हूँ। मिस्टर रिवर्स, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पहले इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? मैंने एंजेला की आंखों में देखा। वो मेरी पत्नी है। एंजेला जैसी अनुभवी महिला भी मेरा जवाब सुनकर दंग रह गई। पति पत्नी? तो क्या तुम वही मशहूर पल्लू पकड़ू इंसान हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? एंजेला के हाव भाव देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही थीं। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आपने सही पहचाना। मैं वही हूं जिसके साथ उनके रिश्ते की बात सामने आई थी। हम दोनों ने उस समय साथ में इंडस्ट्री छोड़ी थी। एंजेला को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने सेरेना के बारे में सुना था, लेकिन वो किसके साथ थीं, ये उन्हें नहीं पता था। मुझ जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सिर्फ अपने लुक्स के भरोसे जीता था, उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी। अब तो उन्हें इस बात पर भी संदेह होने लगा था कि वे 2 गाने वाकई मैंने लिखे थे या नहीं। मैंने उन्हें सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। क्या उन्हें आपकी कंपनी में शामिल करना इतना मुश्किल है? अगर ये वाकई इतना कठिन है तो मैं कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा। इसके अलावा मेरी शर्त सिर्फ इतनी नहीं है कि वो आपकी कंपनी में शामिल हों। मैं ये भी चाहता हूं कि उन्हें आपकी कंपनी के बेहतरीन संसाधन, टॉप टियर रिसोर्सेज मिलें और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा पाबंदियों वाला ना हो। मेरा मानना है कि मेरी मदद से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट और भी आगे बढ़ेगा। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान से विचार करेंगी। एक ही सांस में ये सब कहने के बाद मैंने शांति से अपना गिलास उठाया और एक घूंट भरा। एंजेला के चेहरे पर गंभीरता थी। वो साफ तौर पर थोड़ी परेशान लग रही थीं। आखिरकार हमने पहले कभी साथ काम नहीं किया है। सिर्फ टिकटॉक पर आपके द्वारा पोस्ट किए गए 2 गानों के आधार पर यह पर्याप्त वैल्यू नहीं है। मैं सेरेना की आवाज का लोहा मानती हूं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ एक आवाज से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। मुझे यकीन है कि आप समझते हैं। उनकी वापसी कराना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप जिन टॉप टियर रिसोर्सेज की मांग कर रहे हैं, हमने मूल रूप से कभी उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। हमें इस पर और चर्चा करने दें। ये कोई छोटा मामला नहीं है। हालांकि एंजेला ने सीधे तौर पर मना नहीं किया, लेकिन उनकी हर बात का मतलब यही था कि ये लगभग असंभव था। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं भी यहां अपना पक्ष रखने आया हूं। मैं न केवल उन कठिनाइयों में मदद करूंगा जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में जब भी आपको गानों, यहां तक कि स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, चाहे वो किसी भी जॉनर की हो, जब तक आप पूछेंगे मैं उन्हें प्रदान कर सकता हूं। मुझे सच में उम्मीद है कि हम सफलतापूर्वक साथ काम कर पाएंगे। इस बार आपने मुझे यहां बुलाया है, क्या वो मेरी काबिलियत देखने के लिए नहीं था? मैं यहां आ चुका हूं तो फैसला लेने से पहले उन्हें देख क्यों नहीं लेते? मैं शांति से बोला। मुझ में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। एंजेला ने मुझे गहराई से देखा। ये पहली बार था जब वो किसी इतने आत्मविश्वासी व्यक्ति से मिली थीं। अंत में एंजेला अपना खाना खत्म करके जल्दी से निकल गईं। उन्हें कंपनी के साथ चर्चा करनी थी। मैं अपने होटल के कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और फिर बिस्तर पर लेट गया, ये सोचते हुए कि अगर स्टारलाइट के साथ बात नहीं बनी तो मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा। कहीं न कहीं तो बात बनेगी ही। अगर कहीं भी बात नहीं बनी तो बदतर स्थिति में मैं और पैसे कमाऊंगा और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए बचत करूंगा। दोपहर 3 बजे एंजेला का फोन आया कि मुझे उनके साथ स्टारलाइट बिल्डिंग के दौरे पर जाना है। इस समय स्टारलाइट बिल्डिंग की 18वीं मंजिल के रिसेप्शन रूम में चेयरमैन डेविड यांग और स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर यांग की पेशेवर क्षमताओं के लिए तारीफ के अलावा और कुछ नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो इस जेम्स रिवर्स को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हैं। वो पहले एक मामूली कलाकार था और अब वो हमसे इतनी अनुचित मांगे कर रहा है। टिकटॉक पर वे 2 गाने अच्छे हैं, लेकिन कौन जाने उसे वे कहां से मिले। मुझे लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। विक्टर जोंग की शिकायतों के जवाब में डेविड यांग ने अपना हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। हमें अभी भी युवाओं को कुछ अवसर देने चाहिए। चलिए पहले इस बार उनकी प्रतिभा देखते हैं। तब तक एंजेला मुझे लेकर रिसेप्शन रूम में पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैंने रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया, मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर मुड़ गई थीं। उनकी आंखों में तरह तरह के भाव थे, संदेह, आश्चर्य, तिरस्कार और बारीकी से जांच, स्क्रूटनी। मैं सहजता से मेहमानों वाली कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, मुख्य पात्र यहां है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर रिवर्स, सही कहा ना? हमने आपकी आवश्यकताओं पर पहले ही चर्चा कर ली है। सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है। हम टॉप टियर रिसोर्सेज भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो हम वास्तव में नहीं दे सकते। कोई भी उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं, लेकिन सहयोग के लिए बातचीत, निगोशिएशन की आवश्यकता होती है। बिना बातचीत किए हमें कैसे पता चलेगा कि सीमाएं क्या हैं? मैं समझता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का होगा? डेविड यांग जोर से हंसे और सीधे मेरी आंखों में देखा। 5 साल। हम उन्हें टॉप टियर रिसोर्सेज के साथ ट्रेन करेंगे और वो जो भी गाना रिलीज करना चाहें कर सकेंगी। वो जिन भी गतिविधियों में भाग लेना चाहें, हम उन पर कोई